हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो दृष्टि आईएएस की तरफ से यूपी पीसीएस प्रीलिम की टेस्ट सीरीज कराई जा रही हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला कथन है, बाजार की मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है। सही है ये। और समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, ये भी सही है। दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आपका चतुर्थ क्षेत्रक। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का विकास और अनुसंधान एवं विकास शामिल है। और ये अर्थव्यवस्था को प्रदान की जाने वाली बेहतर गुणवत्ता सुधार सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है, कौन सा कारक आय का घटक नहीं है। ये पूछा गया है। निर्यात, श्रमिक, पूंजी, उद्यम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निर्यात। ए पार्ट करेक्ट होगा। चौथे में देखेंगे, मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या फिर। तो यहाँ पे आपका होगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा, ये आपकी 4 समितियां हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे इनमें कौन कौन सी समिति किससे संबंधित है। लेकिन यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना पूछा गया है तो आंसर बी होगा। बी शिवरामन समिति। ये आपकी 1979 में बनाई गई थी और इसके सर्टिफिकेशन के बाद ये स्थगित की। इसके इन्होंने एक नियम बनाया कि नाबार्ड की स्थापना की जाए। और ये नाबार्ड ये आपके राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुख्य रूप से देश में ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकें होती हैं उनके लिए ये कार्य करती है। तो ये कृषक और ग्रामीण इलाकों में बैंक इस पर सुचारू रूप से लोन प्रोवाइड करती है। आगे देखेंगे इसमें छठे नंबर पे सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्तंभ है। तो ये है राजनीतिक स्वतंत्रता। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे ये कोट दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कोट के हिसाब से आंसर चुनना है। तो ये आपका सुशासन और पर्यावरण संरक्षण ये दोनों होंगे। ये राष्ट्रीय सकल खुशहाली के संबंध में स्तंभ माने जाते हैं। ये नीचे के दो नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सातवां है, कौन से पंचवर्षीय योजनाओं 5 ईयर प्लान के संबंध में सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। ये आपका कथन सही है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास से था। ये भी सही है। दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ये पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व आर्थिक मंच। तो ये आपका मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 1990 से स्टार्ट किया जाता है और इसके प्रणेता रहे थे पाकिस्तान के प्रोफेसर महबूब अल हक और भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, तो ये लाए थे। और 1993 से ये आपका प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट तैयार की जाती है मानव विकास सूचकांक की, ये ध्यान रखेंगे। नवा है, बहुआयामी गरीबी का आकलन कौन तैयार करता है। तो ये होगा आपका बाल मृत्यु दर। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका कूट में है तो आपको बताना है कौन कौन से इसमें है। तो ये आपका होगा दूसरा और चौथा।
बाल मृत्यु दर और स्वच्छता ये दोनों होंगे, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी, ये पूछा गया है। तो भारत की रैंकिंग थी इसमें 126वें स्थान पर। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 136 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी वो 126, यानी काफ़ी कम इसकी रैंकिंग थी। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, दादा भाई नौरोजी, एम विश्वेश्वरैया। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है सतत विकास एवं आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969 से 74 के बीच में ये शुरू की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें सतत विकास और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। 13 में देखेंगे सर्वोदय योजना प्रकाशित की गई। तो ये सर्वोदय परियोजना आपकी शुरू किया था जयप्रकाश नारायण ने। ए पार्ट सही होगा, और ये आपका 1950 में शुरू की गई थी। 14 में है किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक शुरू किया गया था। तो ये आपका शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। नीति आयोग ने कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार और निजी भूमि पर वानिकी जैसे तृतीय क्षेत्र के सुधारों की आवश्यकता को देखते हुए कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक का शुभारंभ किया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपसे पूछा गया है, कब की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन का ये शुरू किया गया था 1995 में। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इससे पहले ये गैट हुआ करता था, ठीक है। भारत की आकस्मिकता निधि के किसके अधीन आता है। तो भारत की आकस्मिकता निधि ये आपके राष्ट्रपति के अधीन आता है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये अनुच्छेद 267 में वर्णित है। केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सरकार के वित्तीय विवरण की जानकारी को बजट कहा जाता है, और ये आपका 112 में उल्लेखित है। 18 नंबर में देखेंगे किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका होगा एक वर्थ समिति। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है कौन राजस्व व्यय में शामिल है। ब्याज भुगतान, सब्सिडी, सरकार द्वारा कुछ में बताना है कौन कौन से शामिल है। तो कोट में देखेंगे यहाँ पे ब्याज भुगतान और सब्सिडी ये दोनों शामिल है। तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पहला देश था जिसे औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया गया था। तो ये आपका देश था ऑस्ट्रेलिया। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लैफर वक्र एक आलेखी निरूपण है, आपसे पूछा गया है ये किसका निरूपण करता है। तो ये आपका कर राजस्व और कर दर पर। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब शुरू किया गया था। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आपका कब शुरू किया गया है। तो ये आपका वर्ष 2005-06 के बजट में। सी पार्ट करेक्ट होगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो ये 279A के तहत। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। जीएसटी आपका 279A के तहत परिभाषित किया गया, और ये आपका संविधान का 101वां संशोधन। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये आपका 2003 में लागू किया गया था। बी पार्ट राइट होगा। वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक सही है ये। और अरविंद पनगड़िया को
16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी सही है, दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। 26 में है कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान के संदर्भ में सही है। भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। तो ये वाला आपका सही होगा, बाकी गलत है। गरीबी हटाओ ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। और ऊपर के देख सकते हो भाखड़ा नगल परियोजना ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना में आया था, ना कि दूसरी। और नाबार्ड की स्थापना ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये सारे पंचवर्षीय योजना वाले सवाल याद रखेंगे। भारत में आर्थिक सुधार प्रभावी ढंग से कब लागू किया गया। तो ये आर्थिक सुधार आपका लागू हुआ था जुलाई 1991 से। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28 में देखेंगे कौन सा केंद्रीय बजट 2023-24 के विषय में सही है। इसमें कौन से कथन सही है। रक्षा मंत्रालय के आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये आपका गलत है। और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिशत में कमी आई है। तो ये सही होगा। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी आपकी रेल मंत्रालय में, ना कि रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर केवल 2 आपका राइट हो जाएगा, बी पार्ट राइट होगा। सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिक है। तो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पूछा गया है, अवस्थितिक के बारे में। तो ये नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रोलिंग प्लान कब स्टार्ट किया गया था। रोलिंग प्लान आपका आया था 1978 में। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये 1980 में, मतलब 1978 से शुरू होकर के 1980 तक रोलिंग प्लान प्रभावी रहा था। तो 2 साल का ये आया था। वाणिज्यिक बैंक किसके द्वारा विनियमित होते हैं। वाणिज्यिक बैंक आपके बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की थी। तो ये शुरू किया था 1969 में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इस पे। भारतीय रिजर्व बैंक के S4A पहल का उद्देश्य था। तो ये था दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान करना। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया गया था। तो ये सुनील मेहता समिति के द्वारा। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष थे उस समय। और ये उसके नेतृत्व में एक पैनल पे प्रोजेक्ट सशक्त का प्रस्ताव पेश किया था। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका नाबार्ड बैंक। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति के मूल्यांकन से संबंध में आपसे पूछा है कौन से कथन सही है। आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई जमा राशि, मांग जमा और अन्य तरल आस्तियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसी सभी भौतिक धन शामिल है। सही है ये। और संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा नोट शामिल है। तो दूसरा वाला भी सही है। दोनों यहाँ पे राइट हो। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वो औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक है कहलाता है। तो उसे कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CRR जो कहा जाता है। और ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के तहत परिभाषित किया गया है। खुले बाजार का परिचालन OMO से आश्रय है। तो ये आपसे पूछा गया है। इसका आशय है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीमांत लागत आरक्षित ऋण दर MCLR निर्धारित करने वाले कारक हैं। ये आपको बताने हैं। तो ये आपके कारक होंगे। ये
निधि का सीमांत लागत ये है, परिचालन लागत ये भी है, नगद आरक्षित अनुपात CRR में वहन मूल्य से जुड़ी लागत ये भी होगा, और टेनर प्रीमियम। तो ये चारों आपके कारक हैं। सी पार्ट राइट हो जाएगा। 40 में है कौन सा मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है ये नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करता है, ये आपका सही होगा। और इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति RBI द्वारा होती है, तो RBI के गवर्नर के द्वारा, ये गलत होगा आपका। ठीक है, इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे केवल एक राइट होगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था, इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका 1992 में, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये सेबी जो है ये आपका इसका टारगेट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूंजी बाजार में विभिन्न पहलुओं की शक्तियाँ प्रदान करता है, स्टॉक एक्सचेंजों और किसी अन्य भी प्रतिभूति बाजार में व्यवसाय को विनियमित करता है। रुपये मूल्य वाले बंध पत्र बॉन्ड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जा सकते हैं कहलाते हैं, तो वो मसाला बॉन्ड कहा जाता है इनको। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाले बाजार को कहा जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं कॉल मनी मार्केट। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, कॉल मनी मार्केट। और जो टर्म मनी मार्केट होता है ये 15 दिन से 1 वर्ष के लिए, 15 दिन से 1 वर्ष के लिए। और नोटिस मनी मार्केट ये 2 दिन से 14 दिन के बीच में किया जाता है। तो ये आपकी ड्यूरेशन है, इसमें 1 दिन के लिए आपका होगा कॉल मनी मार्केट। डी पार्ट राइट हो जाएगा। बाजार का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहता है क्या कहलाता है, उसे बेयर मार्केट कहा जाता है। ए पार्ट राइट हो जाएगा। उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो उद्यम पूंजी जो है वो परिभाषित की जा सकती है स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त। यहाँ पे पहला वाला ही राइट हो जाएगा। 46 नंबर में है समितियों पर विचार कर उन्हें सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है आपको। तो ये आपका अलेख समिति ये आई थी 1979 में, लकड़ा वाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति ये आपकी 2009 में, और रंगराजन समिति 2012 में आई थी। तो ये चारों आपको अगर याद होंगे तभी आप काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे मैच हैं। तो पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। एंजल के नियम के अनुसार आपको बताना है एंजल ने कौन सा नियम निकाला था। आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है, तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट होगा। ये एंजल नियम के अनुसार ऐसा कहा गया है। 1857 में जर्मन सांख्यिकीविद अर्नस्ट एंगल ये सिद्धांत पेश किए थे। तो इसमें आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है। राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत की गई है, ये पूछा गया है। तो ये सेवा शुरुआत की गई थी श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये 2015 में शुरू किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। गिनी गुणांक मापता है, ये पूछा गया है। तो ये आय असमानता को गिनी गुणांक मापता है, तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 0 का मतलब है पूर्ण समानता और 1 का मतलब है पूर्ण असमानता, इन्हीं के बीच ये गुणांक काम करता है। अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता प्रच्छन्न बेरोजगारी में 0 होती है। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहा जाता है? एक ऐसी परिघटना है जहां वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लगे होते हैं, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।